गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, पुर्तगालियों का आगमन, कि पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद का क्या प्रोसेस हुआ। ये सारे हिस्ट्री के बहुत ही फेवरेट चैप्टर में आते हैं। वैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हम लोग उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पूरे एमसीक्यू बेस रहेगा, इसमें पूरा 100 क्वेश्चन है, लेकिन ये दो पार्ट में आएगी। ठीक है, पहले पार्ट में पहले के 50 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में फिर 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक का पूरा लिस्ट रहेगा। और ये सारा एमसीक्यू बेस है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो चैप्टर है पुर्तगालियों का आगमन, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया? तो पहला यूरोपियन भारत आने वाला कौन था? तो वो था पुर्तगाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली पहला यूरोपियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। दोस्तों इसको आप लोग जैसे जैसे मैं बोलते जाता हूं तो उसके पीछे जो भी आपको आंसर आता है तो प्लीज़ उस आंसर को अपने माइंड में रिवाइज जरूर करें। इससे क्या होगा कि आप लोग को कितना आता है कितना नहीं आता ये पता चल जाएगा। और जैसे ही इस वीडियो को आप लोग देखें उसके बाद फिर से समय निकाल के आप लोग दोबारा इसे ज़रूर देखें और अपना क्वेश्चन लगाते चलें। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? तो वास्को डिगामा भारत के कहाँ? कालीकट पहुंचा था। ये कालीकट कहाँ है? तो ये है केरल में। ये कालीकट कहाँ है? तो ये है केरल में। और वहाँ के जो राजा जमोरिन थे उन्होंने इनका स्वागत किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो ये कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था। और यही जो सबसे पहले 1498 में भारत के केरल तट पे पहुंचा था, जहाँ पे कि जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। तो ये कौन सबसे पहले पहुंचे थे? तो पुर्तगाली ही पहुंचे थे। तो इसलिए वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? तो ये पुर्तगाल का निवासी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत पहुंचने के समय कालीकट का शासक कौन था? ये कालीकट कहाँ है दोस्तों? तो ये कालीकट केरल में है। तो वहाँ पे जब सबसे पहले वास्को डिगामा भारत पहुँचा तो उस समय कालीकट का शासक कौन था? तो अभी मैंने बताया कि जमोरिन वहाँ का शासक था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा किस समुद्री मार्ग से भारत पहुँचा? तो वास्को डिगामा जो भारत पहुँचा था वो पहुँचा था केप ऑफ गुड होप के मार्ग से। कौन से रास्ते से? केप ऑफ गुड होप। एक्चुअली क्या हुआ था दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कुस्तुनतुनिया का जब मतलब कि अधिकार हुआ था पूरे स्थल मार्ग पर, तो उस स्थल मार्ग से वो होकर किसी को भी व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था। तो अब व्यापार तो करना है भाई, तो व्यापार कैसे करेंगे? तो चलो भाई, स्थल मार्ग नहीं तो कोई दूसरा मार्ग खोजा जाए। तो उसी दूसरा मार्ग को खोजने के लिए समुद्री मार्ग की खोज में वास्को डिगामा अर्थात पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डिगामा वो निकला था। और वो किस रास्ते से होके आया था? तो वो आया था केप ऑफ गुड होप रास्ते से। अगला है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो की थी वो की थी बार्थोलोम्यू डियाज ने। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो देखिए, इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि जब 1498 ईस्वी में, देखिए 1498 ईस्वी में जब वास्को डिगामा भारत पहुंचा तो ये यहाँ पे सिर्फ व्यापार की नीति से आया था, बाकी उसका और भी कुछ मंशा नहीं था। तो यहाँ से ये क्या हुआ, मसाला, ठीक है, बहुत सारा मसाला लेके ये अपना देश गया और वहाँ 600 गुना, ठीक है, 600 गुना इन्होंने मुनाफा कमाया। तो अब जब वहाँ पे मुनाफा बहुत ज़्यादा हुआ तो वहाँ के शासक ने सोचा कि क्यों ना भाई हम इसके साथ बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, सबसे पहले एक वायसराय को भेजा। तो वो जो सबसे पहले जो वायसराय भेजा था वो भेजा था फ्रांसिस्को द अल्मोडा। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था? फ्रांसिस्को द अल्मोडा। ठीक है, अल्मेडा को इन्होंने भेजा था। अगला है, अल्मेडा किस नीति के लिए प्रसिद्ध हुआ? तो अल्मेडा जो था ब्लू वाटर पॉलिसी, देखिए
इसमें ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए अल्मेडा प्रसिद्ध हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि जब पुर्तगाली यहाँ पे आ गए थे भारत में, तो उन्होंने जब पहली अपने शासक अल्मोड़ा को जब उन्होंने भेजा था, तो ये अल्मोड़ा ने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी का क्या था कि जो भी आदमी समुद्री मार्ग से होके निकलेगा उसको टैक्स देना होगा। ठीक है, उसको क्या देना होगा, टैक्स पे करना होगा, तभी वो सुरक्षित जाएगा। ठीक है, तो यही जो टैक्स पे का जो सिस्टम था यही था ब्लू वाटर पॉलिसी, और ये किसके द्वारा लगाया गया था, तो अल्मीडा के द्वारा, जो कि प्रथम शासक था पुर्तगाली का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया। तो गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में अधिकार किया। ठीक है, 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया। तो गोवा पर अधिकार किया किसने, तो गोवा पर जो अधिकार है वो किया था फ्रांसिस्को, सॉरी, अल्बुकर्क ने। ठीक है, किसने किया था, अल्बुकर्क ने, फ्रांसिस अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। ये कब किया था, 1510 ईस्वी में। और ये किससे छीना था, ये गोलकुंडा के, ठीक है, ये गोलकुंडा के मतलब बीजापुर के जो शासक थे, ये बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, किसके, तो ये आदिल शाह से छीना था। ठीक है, ये आदिल शाह से इसने 1510 ईस्वी में गोवा को छीना था। और यही जो अल्बुकर्क है, ये अल्बुकर्क है, इसको जो है पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, ये वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो इसी अल्बुकर्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों की राजधानी क्या थी। तो भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ थी, तो यही गोवा थी। ठीक है, कहाँ थी, तो ये गोवा थी। भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ थी, गोवा थी, और इसे 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से छीना था। अगला क्वेश्चन है, कार्टज प्रणाली क्या थी। अभी क्वेश्चन है, कार्टज प्रणाली क्या था। तो कार्टज प्रणाली जो था दोस्तों, वो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था, जो ब्लू वाटर पॉलिसी, कौन सी, जो ब्लू वाटर पॉलिसी जो अपनाई गई थी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो अपनाई गई थी किसके द्वारा, अल्मीडा के द्वारा। तो ये जो अल्मीडा के द्वारा जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई गई थी, तो इसमें क्या होता था कि टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो टैक्स देना पड़ता था, तो यही जो टैक्स सिस्टम था यही था हमारा कार्टज प्रणाली। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा कि व्यापार करने के लिए अनुमति पत्र, मतलब व्यापार करने के लिए जो एक प्रशस्ति पत्र या अनुमति पत्र लेना पड़ता था कि हाँ हम इस मार्ग से व्यापार कर सकते हैं, तो उसे ही क्या कहते थे, कार्टज प्रणाली। और कार्टज प्रणाली कौन लगाया था, तो पहला जो पहला जो पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा था उसी ने लगाया था। अगला है, भारत में मुद्रण कला सबसे पहले किसने शुरू की। तो भारत में जो मुद्रण कला अर्थात प्रिंटिंग प्रेस, तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस जो शुरू की वो किसने शुरू की थी, तो ये पुर्तगालियों ने की थी। तो भारत में मुद्रण कला अर्थात प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू की थी, तो पुर्तगालियों ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित हुई। तो भारत में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई थी वो हुई थी गोवा में। कहाँ हुई थी, गोवा में। चलिए दोस्तों, आप लोग एक रिवाइज कीजिए कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया था। तो गोवा पर जो पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। किसने अधिकार किया था, तो जो दूसरा गवर्नर था अल्बुकर्क, उसने अधिकार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेंट फ्रांसिस जेवियर किससे संबंधित है। तो सेंट फ्रांसिस जो जेवियर है ये पुर्तगाली मिशनरी से संबंधित है। मिशनरी का अर्थ होता है, जैसे हम लोग मतलब हिंदू धर्म में पुजारी, मुस्लिम में जो उसका क्या बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा है, वो उसी तरह से जो होता है पुर्तगाली में, मतलब कि जो ईसाई होता है उनमें जो है मिशनरीज चलता था। ठीक है, तो सेंट फ्रांसिस जेवियर जो था वो कौन था, पुर्तगाली मिशनरी था। अगला है, पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वास्को डी गामा जब पहली बार भारत आया था तो उसने क्या किया था कि व्यापार के मतलब कि व्यू से आया था। तो यहाँ पे पुर्तगालियों का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, मसाला व्यापार व धर्म प्रचार। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं दूसरा जगह पे जाता है तो वो जो भी धर्म को मानता है उस धर्म को वो प्रचार प्रसार करता है। तो यहाँ पे पुर्तगालियों का जो मुख्य उद्देश्य था वो सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य था वो था व्यापार, बिजनेस था। ठीक है, उसके बाद था इसका धर्म का प्रचार करना। ठीक है, अपना रिलीजन के बारे में प्रचार करना। अगला क्वेश्चन है, दीव का युद्ध कब हुआ था।
तो दीव का युद्ध जो है ये हुआ था कब? 1509 ईस्वी में। दीव का युद्ध कब हुआ था? तो 1509 ईस्वी में दीव का युद्ध हुआ था। ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो मैंने बताया कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है, जो फर्स्ट गवर्नर था, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगाल, उससे संबंधित है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो फर्स्ट गवर्नर जो था अल्मीडा, उसी से संबंधित है। और इसमें क्या होता था, एक टैक्स के रूप में होता था, कार्टेज प्रणाली इसमें चलती थी। ये कार्टेज क्या होता था? अनुमति पत्र होता था कि हाँ, हम इस क्षेत्र से व्यापार कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोवा किससे छीना गया? तो मैंने ये बताया कि यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा को छीना गया था। तो किससे छीना गया था? तो यूसुफ आदिल शाह, अर्थात आदिल शाह से गोवा को छीना गया था। ये कब छीना गया था? तो 1510 ईस्वी में छीना गया था। अगला है, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आया? तो पुर्तगाली के बाद जो है भारत में कौन आया था? ये डच लोग आए थे। ठीक है, पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आया था? डच आया था। देखिए, सबसे पहले जो आया था पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे। ठीक है, तो ये इसका सिलसिला है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ईसाई धर्म प्रचार में सबसे सक्रिय कौन थे? तो भारत में जो ईसाई धर्म का प्रचार में सबसे सक्रिय थे वो कौन थे? ये थे पुर्तगाली। एक्चुअली में क्या था कि जब अल्बुकर्क जो आया था, ठीक है, अल्बुकर्क जो आया था, जो दूसरा गवर्नर था, ठीक है, जिसने 1510 में गोवा को भी छीना था, तो ये इसका क्या होता था कि विवाह नीति को इसने ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। किसने? अल्बुकर्क ने विवाह नीति को ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। और पुर्तगाली लोग जो थे, जो भी यहाँ की हिंदू महिला जो थी उसके साथ विवाह करते थे और उसको जो है ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। तो सबसे ज़्यादा जो ईसाई धर्म का प्रचार जो किया गया था, ये पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। अगला है, पुर्तगालियों ने कौन सी नई फसलें भारत में शुरू की? तो पुर्तगालियों ने बहुत सारी फसलों के बारे में मतलब शुरू किया, जिसमें आपका आ जाता है आलू है, तंबाकू है, गन्ना है। ठीक है, कौन कौन है? जैसे आलू हो गया, तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया। गन्ना का भी फसल जो है पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले शुरू किया था। तो आलू, तंबाकू, गन्ना, इसको जो है सबसे पहले पुर्तगालियों ने शुरू किया था। अगला है, पुर्तगालियों की शक्ति का आधार क्या है? तो पुर्तगालियों की शक्ति का जो आधार था वो था नौसैनिक शक्ति। उनकी जो नौसेना जो थी वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। इसीलिए तो उन्होंने कार्टेज सिस्टम चालू कर दिया, क्योंकि वो जान रहे थे कि भाई मैं इस पे एक अधिकार रख सकता हूँ, मेरे में इतना काबिलियत है कि मैं इस पे एक अधिकार रख सकता हूँ। तो कार्टेज सिस्टम को भी जो है इन्होंने ही शुरू किया था। ठीक है, तो पुर्तगालियों के जो शक्ति का आधार था नौसेना शक्ति था। चलिए, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि चोल, ठीक है, चोल, चेर और एक था ना पांड्य, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो किसका मतलब कि नौसेना शक्ति ज़्यादा मजबूत था? इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए कि चोल, चेर और पांड्य में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नौसेना शक्ति किसके पास थी? ठीक है, इसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में स्थापित की थी। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है, देखिए यहाँ फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि कारखाना, यहाँ पे फैक्ट्री का अर्थ होता है गोदाम। ठीक है, कि माल को यहाँ पे स्टोर करना है, गोदाम। ठीक है, तो सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो कोचीन में स्थापित की थी। और ये कोचीन कहाँ है? तो ये कोचीन है केरल में। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय व्यापारिक युग की शुरुआत किससे हुई थी? तो सिंपल सा है कि पुर्तगालियों के द्वारा यूरोपीय व्यापारिक युग की शुरुआत हुई थी, क्योंकि सबसे पहला जो है हम जो यूरोपीय कंट्री जो जिससे हम लोग व्यापारिक माध्यम से कनेक्ट हुए थे वो कौन था? पुर्तगाली ही था। तो यूरोपीय व्यापारिक युग की शुरुआत भारत में किसके साथ हुई थी? तो पुर्तगालियों के साथ हुई थी। ठीक, अगला है, एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया क्या था? तो एस्तादो द इंडिया जो था ये प्रशासनिक व्यवस्था था। ठीक है, एस्तादो द इंडिया क्या था? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था थी। अगला है, वास्को डिगामा की मृत्यु कहाँ हुई? तो वास्को डिगामा की मृत्यु जो है ये कोचीन में हुई थी। और एक चीज़ जानकारी के लिए बता दें कि वास्को डिगामा टोटल 3 बार भारत आया था, हुई थी, तो 1524 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1524 में वास्को डिगामा की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने किस व्यापार पर एकाधिकार चाहा?
तो कौन से व्यापार पे इन्होंने एकाधिकार किया था? तो इन्होंने मसाला व्यापार पे किया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मसाला उनको बहुत सस्ता मिल जाता था, और जब वो अपना देश जाके बेचते थे तो वहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा दाम मिलता था। तो यहाँ पे मुनाफा बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए इन्होंने क्या किया कि मसाला व्यापार को ही अपना व्यापारिक एकाधिकार स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने दमन और दीव कब प्राप्त किया? तो दमन और दीव पर पुर्तगालियों ने जो है 1535 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। अगला है, भारत में वायसराय पद की शुरुआत किसने की थी? तो वायसराय पद की शुरुआत जो है वो पुर्तगालियों ने ही की थी, ठीक है। इन्होंने भारत में वायसराय पद की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने भारत में वायसराय पद की शुरुआत की थी। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति कैसी थी? तो पुर्तगालियों की धार्मिक नीति जो थी वो इनटॉलरेंट थी, असहिष्णु थी। मतलब ऐसा नहीं कि ये सभी धर्म को एकदम पूरा बराबर का दर्जा देते थे, नहीं, ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जोर अपने धर्म अर्थात ईसाई धर्म पर ज़्यादा जोर देते थे, ठीक है। तो इनकी जो धार्मिक नीति थी वो कैसी थी? इनटॉलरेंट थी। अगला है, गोवा इंक्विजिशन किससे संबंधित है? तो गोवा इंक्विजिशन जो है ये किससे संबंधित है? रिलीजियस कन्वर्जन अर्थात धर्म परिवर्तन से गोवा इंक्विजिशन संबंधित है। दोस्तों देखो, इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो कि प्रीवियस एग्जाम में बहुत सारे पूछे भी गए हैं, और बहुत सारे बुक से मैंने कलेक्शन करके ये क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर बार बार रिवाइज करें, मैं आपको ये बार बार सजेस्ट करना चाहता हूँ। और अभी बहुत सारा एग्जाम है, अभी जैसे आपका बिहार में बहुत सारा एग्जाम है, बिहार एसएससी है, बीपीएससी एईडीओ जो कैंसिल हुआ है वो सब है, और भी दरोगा वगैरह का एग्ज़ाम है वो सब है। तो बहुत सारा एग्ज़ाम है, तो आप लोग ज़रूर इसका तैयारी करें। और मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में कौन सी खाद्य वस्तु लोकप्रिय बनाई? एक्चुअली में ये लोग क्या थे, मसाला से ज़्यादा वो कन्वर्ट, मतलब मसाला को ज़्यादा ये लोग चॉइस करते, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा चिली अर्थात लाल मिर्च। चिली में भी कौन सा, मतलब मिर्च में भी कौन सा, तो लाल मिर्च। लाल मिर्च पाउडर को ये लोग जो है ज़्यादा प्रीफर करते थे, क्योंकि वहाँ जब वो लोग नॉनवेज वगैरह जब यूज करते थे, चिकन मटन वगैरह यूज करते थे, तो उसमें मसाला जो डालते थे काली मिर्च, लाल मिर्च, ये सब के ज़्यादा यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी को करते थे? लाल मिर्च और काली मिर्च, ठीक है। ये दोनों मिर्च का ये ज़्यादा यूज करते थे, लाल मिर्च और काली मिर्च का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का मुख्य व्यापारिक केंद्र क्या था? अच्छा, एक चीज़ और बताऊं दोस्तों, कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन कि कौन सी वस्तु को, खाद्य वस्तु को लोकप्रिय बनाई थी, तो ये जो मिर्च है, तो मिर्च से हमेशा यही चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौन सी है। एक तो काली मिर्च है और एक लाल मिर्च है, ठीक है। हालांकि काली मिर्च को हम लोग, मतलब वो मिर्च के जैसा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे भी इसलिए ऑप्शन ऐसा दिया गया है चिली, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों का मुख्य व्यापारिक केंद्र क्या था? तो पुर्तगालियों का मुख्य व्यापारिक केंद्र क्या था? गोवा था, ठीक है। गोवा को इन्होंने मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाया था। अगला है, पुर्तगालियों ने भारत में कौन सी भाषा के शब्द दिए? तो इन्होंने कौन सी भाषा के शब्द दिए थे? तो भारतीय भाषा, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज के शब्द दिए। पुर्तगालियों की समुद्री नीति किस पर आधारित थी? तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी बताया था कि इनका जो नौसेना थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी, तो इसकी नौसेना के आधार पर जो थी इसकी समुद्री नीति आधारित थी। तो पुर्तगालियों की समुद्री नीति किस पर आधारित थी? तो नौसेना अर्थात नेवी पर आधारित थी। अगला है, पुर्तगालियों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन बना? तो जब पुर्तगाली के बाद जब डच आए, तो यह डच जो है इन पुर्तगालियों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बना। अगला है, भारत में यूरोपियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यूरोपियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ट्रेड करना था, व्यापार करना था, और प्लस में ईसाई धर्म का प्रचार भी था। अगर ऑप्शन में दोनों रहा तो दोनों मारेंगे, अगर नहीं रहा तो ट्रेड मारेंगे, ठीक है, अर्थात व्यापार मारेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में कौन सा धर्म फैलाया? तो ईसाई धर्म को इन्होंने फैलाया था, क्योंकि ये सभी जो थे ईसाई धर्म के प्रचारक थे। पुर्तगालियों का भारत में अंतिम प्रमुख क्षेत्र कौन था? तो अंतिम प्रमुख क्षेत्र जो था गोवा था, ठीक है। गोवा को इन्होंने बहुत बाद में छोड़ा, आज़ादी के बाद छोड़ा इन्होंने गोवा को, ठीक। अगला क्वेश्चन है, गोवा भारत में कब शामिल हुआ? तो देखिए, अभी यही चीज़ मैंने बताया कि आज़ादी के बाद ये भारत में शामिल हुआ, तो 1961 में, ठीक है। और इस पर अधिकार जो किया था इन्होंने 1510 में अधिकार किया था। 1510 ईस्वी में इन्होंने अधिकार किया था, और ये अधिकार कौन किया था? अल्बुकर्क ने किया था।
और सबसे बाद में आज़ादी जबकि हमें 1947 में ही मिल गई थी, इस आज़ादी के बाद में हम लोग गोवा प्राप्त किए थे। तो गोवा भारत में कब शामिल हुआ था? तो 1961 में शामिल हुआ था। अगला है, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले किस तट पर शक्ति स्थापित की? तो मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट, जैसे ये हमारा ये भारत हुआ, तो इसमें जो केरल का जो एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये है मालाबार तट। ठीक, तो ये मालाबार तट पे सब उन्होंने अपनी शक्ति स्थापित की थी, और ये मालाबार तट किसके निकट है? तो ये केरल से निकट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापारियों से क्या वसूला? तो क्या वसूला था? कार्टेज वसूला था, और ये क्या था? एक अनुमति पत्र था, एक तरह का टैक्स सिस्टम था। ठीक है, जो कि सभी से लिया जाता था, यहाँ तक कि जो मुगल बादशाह लोग थे उससे भी टैक्स ले लिया गया था इस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का सबसे प्रसिद्ध गवर्नर कौन था? तो इसका जो सबसे प्रसिद्ध गवर्नर था, गवर्नर नंबर सेकेंड, कौन था? अल्बुकर्क, जिसने कि गोवा पर भी अधिकार किया था। ये सबसे प्रसिद्ध गवर्नर था, इसी को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, पुर्तगालियों का जो शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ये अल्बुकर्क को ही कहा जाता है। अगला है, पुर्तगालियों की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो सफलता का मुख्य कारण था, ये क्या था? स्ट्रॉन्ग नेवी, अर्थात मजबूत नौसेना थी इसके पास। अगला है, भारत में यूरोपीय के इतिहास की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आया और वो यहाँ से मसाला वगैरह लेके गया और फिर वहाँ पे बेचा, तो वहाँ जब उसको ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हुआ, तो वहाँ से ही जो है इस बिजनेस की शुरुआत हुई। ठीक है, इस बिजनेस की शुरुआत हुई, तो अर्थात यूरोपियों के इतिहास की शुरुआत जो हुई, तो ये किसके द्वारा हुआ? तो वास्को डी गामा का आगमन से। ना वास्को डी गामा आता, ना वो मसाला लेके जाता, ना वहाँ पे वो खाता, ना टेस्ट करता, तो इतना तामझाम भी नहीं होता, ना पुर्तगाली आते, ना फिर बाद में डच आते, ना फ्रांसीसी आते, ना इतना सारा युद्ध होता, ना अंग्रेज आते, ना हम लोग गुलाम होते। मतलब ये सब का जड़ कौन था? ये वास्को डी गामा ही था। तो यहीं से जो है यूरोपियों के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की शक्ति किस शताब्दी में चरम पर थी? तो 16वीं शताब्दी। ठीक है, 16वीं शताब्दी में जो ये थे, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने भारत पे बहुत ज़्यादा मतलब एकाधिकार सा कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कॉलोनी सबसे पहले किसने बनाई? तो कॉलोनी जो है सबसे पहले किसने बनाई थी? पुर्तगालियों ने ही बनाई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। मैं दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को एक बार देखिए। जो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब जानते हैं उसको आप लोग ज़रूर दीजिए, अपने मन में दीजिए या कमेंट में दीजिए, जैसे भी होता है आप दीजिए। उसके बाद जिसका नहीं जानते हैं, फिर से एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख के फिर उसको रिवीजन कीजिए। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इसे कमेंट करिएगा। जैसे ही पार्ट 2 का कंप्लीट होगा, मैं वो पार्ट 2 और पार्ट 1 का एक ही बार पूरा पीडीएफ लोड कर दूंगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग अपनी तैयारी को दुरुस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।